आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। और हमारे खास प्रोग्राम शख्सियत में आप सभी का स्वागत है। शख्सियत में हर हफ्ते हम कोई ना कोई ऐसी शख्सियत लेकर आते हैं जो आपको प्रेरित करती हैं, जो कहीं ना कहीं आपको कुछ आगे बढ़ने के लिए, कुछ अपने जीवन में करने के लिए हमेशा प्रेरित करती हैं। इसी कड़ी में आज हमारे साथ मौजूद है डीसीपी ट्रैफिक आशीष श्रीवास्तव सर। प्राइम टीवी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मुस्कान जी, मुझे प्राइम टीवी पर आज बुलाने के लिए। ठीक है। देखिए आशीष जी, जब भी हम किसी शख्सियत को लेके आते हैं तो अक्सर हम उनकी जर्नी के बारे में सबसे पहले चाहते हैं कि वो हमारे दर्शकों को बताएं। तो आपकी जर्नी कैसी रही, आप यहाँ तक कैसे पहुँचे, यहाँ तक पहुँचने का रास्ता कितना टफ था, ये हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए मुस्कान जी, मैं ओरिजिनली हमारी फैमिली बाराबंकी की रहने वाली है। मेरे पापा लखनऊ में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में क्लर्कल ग्रेड में थे, तो मेरा जन्म लखनऊ में ही हुआ और मेरी पढ़ाई यहीं पर लखनऊ में हुई। यहाँ पे 12वीं तक पढ़ाई करने के बाद मैंने अपनी बीटेक की पढ़ाई आईआईटी खड़गपुर से करी। उसके बाद मैंने एक प्राइवेट कंपनी में बेंगलोर में जॉब किया, जहाँ पे मुझे कंपनी में जो मेरी अपनी लाइफस्टाइल थी उसके अतिरिक्त मुझे लगा कि मैं इससे अतिरिक्त भी कुछ कर सकता हूँ और मुझे इससे अतिरिक्त करने की आवश्यकता है। मेरा जो वो कॉलिंग थी उसको देखते हुए मैंने फिर वो नौकरी छोड़ करके सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर करना शुरू किया। और अपने तीसरे प्रयास में मैं इनकम टैक्स सर्विसेज में सेलेक्ट हुआ और उसके बाद अपने चौथे प्रयास में मैं पुलिस सर्विसेज में सेलेक्ट हुआ और मैं 2013 बैच का आईपीएस हूँ। उसके बाद अलग अलग पोस्ट में अलग अलग शहरों में मैंने उत्तर प्रदेश में अपनी नौकरी करी है। इस बीच में मैं एसपी श्रावस्ती, एसपी सोनभद्र, एसपी बस्ती भी रहा हूँ। अच्छा, आपने अभी अपनी पूरी लाइफ बताई कि आईआईटी में पढ़ने के बाद एक प्राइवेट सेक्टर में जॉब करना, फिर इनकम टैक्स ऑफिसर का पद संभालना, उसके बाद अब डीसीपी ट्रैफिक। इतना वास्ट चेंज, इतना बड़ा चेंज आने की वजह क्या रही? देखिए, शुरुआत में जब मैंने अपनी पढ़ाई करी वो शुरू करी तो एक दिमाग में ये आया कि आगे 12वीं के बाद मुझे क्या करना चाहिए। तो उस समय इनकम आईआईटी को लेकर के हम सभी लोगों के जो हमारे साथ में सहपाठी थे उन सबके दिमाग में था कि आईआईटी एक ऐसी जगह है जहाँ से आपकी संभावनाएं बहुत बढ़ जाती हैं और वहाँ एक ऐसा कैंपस है जहाँ पे आपकी प्रतिभा और निखर करके आती है, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस भी है। इसी कारण से मैंने आईआईटी में जाने का प्रयास किया और फिर मुझे उसमें सफलता भी मिली। आईआईटी वास्तविकता में ऐसी जगह है जहाँ पर आपका पोटेंशियल बहुत बढ़ कर के आता है। आपको लगता है कि संभावना कोई क्षितिज नहीं है, कोई भी और शोर नहीं है, आप कुछ भी कर सकते हैं, कहीं से किसी फील्ड से किसी भी फील्ड में जा सकते हैं। उसके बाद मैंने आईआईटी की, चूँकि मैंने अपनी टेक्नोलॉजी की पढ़ाई करी थी, तो उसके बाद मैंने वीएलएसआई सेक्टर में अपना काम करना शुरू किया। 3 साल मैंने बेंगलोर में काम किया। इस बीच में मुझे लगा कि मैं केवल एक इंजीनियर के रूप में ही बंद के रह जा रहा हूँ और मेरी लाइफ, मैं चूँकि एक अच्छी लाइफ जी रहा था तो मैं अच्छी तनख्वाह भी पा रहा था, लेकिन उसमें मैं सीमित नहीं रहना चाहता था। मुझे लगा कि मैं अपने परिवार की, अपने गांव की, अपने शहर की और मदद कर सकता हूँ। इसी कारण से मैंने देखा कि ये सारी चीज़ें कहाँ से पूरी हो सकती हैं। तो सिविल सर्विसेज का एक ऑप्शन ऐसा है जहाँ से आप अपने समाज की, अपने लोगों की, सबकी मदद कर सकते हैं। इस कारण से मैंने सिविल सर्विसेज का डिसाइड किया और जैसा कि अभी मैं पुलिस सर्विसेज में हूँ, मैं ये कह सकता हूँ कि सिविल सर्विसेज के माध्यम से एक्चुअली में आप अपने देश समाज की सेवा और बढ़ कर के कर सकते हैं। देखिए, पूर्वांचल के कई जिलों में आपकी पोस्टिंग रही और पूरे ज़िले की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। ऐसे में अब आप लखनऊ के डीसीपी ट्रैफिक है, वो ज़्यादा चैलेंजिंग था कि पूरे ज़िले का हर एक चीज़ों को मैनेज करना, या ट्रैफिक व्यवस्था यहाँ पे दुरुस्त करना, ये ज़्यादा चैलेंजिंग है? देखिए, अभी तक मैं श्रावस्ती, सोनभद्र और बस्ती जैसे ज़िलों में डिस्ट्रिक्ट एसपी रहा हूँ। वहाँ पे ज़रूर, चूँकि डिस्ट्रिक्ट एसपी पुलिस चीफ होता है, तो वहाँ पे जितनी भी ट्रैफिक के अलावा अन्य बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जैसे क्राइम है, इन्वेस्टिगेशन है, प्रोसिक्यूशन है, पर्सनल्स हैं, इन सब की जिम्मेदारी डिस्ट्रिक्ट चीफ के ऊपर होती है। तो एक उसमें बहुआयामी चैलेंज होता है।
लेकिन वहाँ चूँकि डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो बहुत बड़े डिस्ट्रिक्ट नहीं हैं। लखनऊ एक महानगर की श्रेणी में आता है, तो लखनऊ में ट्रैफिक की समस्या ऑफ कोर्स है, काफ़ी चैलेंजिंग है। दोनों ही क्षेत्रों का अपना अपना अलग अलग चैलेंज है। जो अभी तक मैं डिस्ट्रिक्ट चीफ के रूप में भी मैंने ट्रैफिक वहाँ पर भी देखा है, लेकिन वहाँ पे चूँकि जो व्हीकल्स का वॉल्यूम है वो बहुत कम है, लेकिन लखनऊ में व्हीकल्स का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है। तो उसकी एक जो डिस्ट्रिक्ट चीफ होने के नाते एक उसका एक अलग चैलेंज है, और यहाँ पे लखनऊ में डीसीपी ट्रैफिक होने का एक अलग चैलेंज है। ठीक है, चैलेंजेस तो तमाम रहते हैं, ज़ाहिर सी बात है, आप ऐसे पद पर तैनात है कि चैलेंजेस से तो आमना सामना होता रहता होगा, और लंबे समय से आप अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। कोई ऐसा वाकया या कोई ऐसा किस्सा जो फ़िलहाल अभी भी आपके जहन में है जब आप इस पद पर तैनात हुए? मैं 2021 से मार्च 2023 तक एसपी बस्ती रहा हूँ। इस बीच में 23 अप्रैल 2022 में बस्ती ज़िले से एक अखंड खसोदन नाम के बच्चे का अपहरण हो गया था, जिसमें एक हफ्ते तक हमारी टीम ने प्रयास करके अपहरणकर्ताओं से उस बच्चे को सकुशल बरामद किया था। वो एक बहुत बड़े मेरे अपने प्रोफेशनल कैरियर का अब तक का एक बहुत अच्छा अध्याय था, जिसमें हम सभी लोगों ने मिल करके एक ये टास्क किया, जिसमें अपहरणकर्ता भी पकड़े गए और बच्चा भी सकुशल बरामद हुआ। जैसे अन्य अपराध होते हैं, अन्य अपराधों में अपराध घटने के बाद पुलिस पहुंचती है। जो अपहरण एक ऐसा अपराध है जो रनिंग अपराध है, जिसमें लगातार अपहरणकर्ता आपको नया चैलेंज देता है, फिर आपको उस चैलेंज को एक्सेप्ट करना पड़ता है। तो उस रनिंग क्राइम में बहुत सारी चीज़ें, प्रेशर झेलना, उसके साथ में जो बच्चे के माँ बाप हैं, परिजन हैं, उनको सांत्वना देना, उनका ढांढस बनाए रखना, अपनी टीम को लीड करना, और ये प्रयास करना कि कैसे भी जो बच्चा अपहृत बच्चा है वो सकुशल बरामद हो। तो एक बड़ा चैलेंजिंग टास्क था, जिसको हम लोगों ने मिलकर के बहुत अच्छे से किया और बच्चा सकुशल बरामद हुआ। दैट इज़ वन थिंग आई वांट टू कोट हियर। ठीक है, वापस ट्रैफ़िक पे लौटते हैं। देखिए, जब ट्रैफ़िक की बात आई तो आपने बताया कि लगातार आप काम कर रहे हैं ताकि जो व्यवस्थाएं हैं वो दुरुस्त रहें, लेकिन आप बतौर इंजीनियर भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं प्राइवेट कंपनी में। तो क्या उस इंजीनियरिंग की टेक्निकलिटीज़ को आप ट्रैफ़िक व्यवस्था को दुरुस्त करने में कहीं यूज़ किए हैं या करते हैं क्या? देखिए, ये बहुत अच्छी बात है। इंजीनियर होने के नाते जो गैजेट्स हैं और जो ऐप्स हैं या टेक्नोलॉजी है, उसके बारे में मुझे एक किसी प्रकार की परेशानी नहीं होती, और रादर हम लोग कोशिश करते हैं कि उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा इनकॉर्पोरेट करें। अभी जो वर्तमान में ट्रैफ़िक में हम लोगों ने कोशिश करी है कि जैसे सबसे ज़्यादा परेशानी जो ट्रैफ़िक में हम लोग के ऊपर आती है वो है कि ट्रैफ़िक पुलिस यदि किसी प्रकार का इन्फोर्समेंट करती है तो उनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगता है कि किसी को रोका तो क्यों रोका। इन सब चीज़ों से बचने के लिए जो भी जैसे अभी हम लोग नो पार्किंग जोन में कार्रवाई कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें बॉडी वॉर्न कैमरा, सीसीटीवी कैमरा से के अंतर्गत की जा रही हैं, ताकि कहीं से ना तो पुलिसकर्मी के ऊपर कोई आरोप लग सके और ना ही किसी प्रकार की अनियमितता है। इसी प्रकार से आगे भी हम लोग प्रयास करेंगे कि ऐप के माध्यम से जो हमारे सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, जो प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, उनको भी हम रोप इन कर सकें, कि ताकि जो उनके संस्थान के सामने गाड़ियां खड़ी होती हैं या जो ट्रैफिक वायलेशंस होते हैं, उनको भी हम लोग उनके खिलाफ कार्रवाई कर पाएँ। अच्छा, अमूमन पेपर की कटिंग्स में आता है कि जब भी पुलिस कार्रवाई करती है सड़कों पर, तो ये एक वर्ड कॉमन है या सेंटेंस कॉमन है कि चाचा विधायक है, हमारे सांसद जो हैं वो हमको जानते हैं, हम फ़ोन कर देते हैं तो आप हमारा चालान मत करिए। क्या कोई ऐसा वाक़या आपके साथ भी हुआ है क्या? देखिए, अभी हम लोगों ने पिछले महीने लगभग अब 3 हफ्ते पूरे हो गए हैं, हम लोगों ने यहाँ लखनऊ में 11 नो पार्किंग जोन डिक्लेयर किए और उनमें उनका प्रचार प्रसार भी किया गया। उसके बाद अब हमारी वहाँ पे इन्फोर्समेंट की कार्रवाई चल रही है, जिसमें नो पार्किंग जोन में जो भी गाड़ियाँ खड़ी होती हैं उनको हम क्रेन के माध्यम से उठा करके टोइंग यार्ड ले करके जाते हैं, और जो 4 पहिया वाहन है उनसे 1100 रुपये और जो 2 पहिया वाहन है उनसे 700 रुपये लिए जा रहे हैं। इस संबंध में जो ऐसे नो पार्किंग जोन्स हैं, जैसे विधानसभा के चारों तरफ का रास्ता, हजरतगंज या हुसड़िया से हैनीमैन, या फिर क्राउन बीवीडी के सामने क्राउन मॉल वगैरह, तो ऐसी जगहों पर अक्सर जो हमारी क्रेनें हैं ऐसी भी गाड़ियां उठाती हैं जिनके ऊपर कुछ ऐसे पदनाम लिखे होते हैं, और वहाँ से हमें लगातार कॉल आते भी हैं। लेकिन उन सब से हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि सर, ये हम लोगों की पूरे लखनऊ की ट्रैफिक व्यवस्था के लिए अच्छा है
इसलिए आपको भी, अगर आप भी इसमें हम लोग का सहयोग करेंगे तो और लोग भी ये बात मानेंगे। जब हम लोग ये बात कहते हैं तो हम लोग को प्रॉपर सहयोग मिलता है। अभी तक ऐसा कुछ भी जो हम लोगों ने पीछे करीब 700 से ज़्यादा गाड़ियाँ उठा करके चालान किया है, और ये प्रयास किया गया है कि सभी के पास ये मैसेज जाए कि कानून के सामने सब बराबर हैं। किसी की भी गाड़ी बिना समन शुल्क लिए हुए छोड़ी नहीं गई है। तो समस्या ज़रूर है, लेकिन जब हम लोग उनको अपनी बात बताते हैं कि ये कानून के अंतर्गत सभी को करना ज़रूरी है, तो सब लोग उसमें मदद करते हैं। आईपीएस सेवा को आशीष श्रीवास्तव कैसे देखते हैं? ये जैसा कि आप सब भी जानते हैं कि पुलिस फर्स्ट रिस्पॉन्डर है। कभी भी कोई इमरजेंसी आती है, सबसे पहले खास करके इंडिया में तो ये विशेष रूप से है, लोगों को जो इमरजेंसी नंबर है वो 112 ही समझ में आता है। चाहे उनके घर के सामने से कूड़ा नहीं उठ रहा हो, चाहे उनके बच्चे ने खाना ना खाया हो, लेकिन सबसे पहले लोग इमरजेंसी नंबर के रूप में 112 को ही कॉल करते हैं। तो हम फर्स्ट रिस्पॉन्डर हैं, ये हमारे ऊपर एक तो बहुत बड़ा विश्वास है लोगों का इसके लिए, और साथ ही एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है। तो जो आईपीएस सर्विस है इस मामले में, जैसा मैंने बताया कि जो मैंने इसीलिए इंजीनियरिंग की जो अपनी जॉब थी इसीलिए छोड़ी कि आई कैन बिकम मच मोर, आई कैन हेल्प मनी मोर अदर पीपल। तो ये आईपीएस सेवा एक्चुअली में हमें ऐसा एक आयाम प्रोवाइड करती है जहाँ पर बहुत सारे लोग हमसे जुड़ते हैं और उनकी तरह तरह की समस्याएं हम लोग सॉल्व कर पाते हैं। बहुत सारे लोग अपने मन की बातें अपने परिवारीजनों से नहीं बता पाते, लेकिन हमारे सामने अपनी बातें बताते हैं। तब समझ में आता है समाज का एक अलग नया रूप भी देखने को मिलता है। लेकिन इन सब के बीच भी हम ये कोशिश करते हैं कि जो लोग हमसे मदद मांग रहे हैं अगर वो जायज़ मदद है तो उनकी मदद पूरी है। कि जब हम चारबाग साइड जाते हैं, आलमबाग साइड जाते हैं, तो वहाँ पे ट्रैफिक चाहे हम रात को 12 बजे जाए तो भी उतना ही मिलता है। उसको ठीक करने के लिए क्या एक्शन ले रहे हैं आप कि वो व्यवस्थाएं ठीक हो जाएं ताकि लोगों को जाम से परेशानी ना हो? देखिए, ट्रैफिक में हम लोग 3 ईज़ की बात करते हैं। 3 ईज़ में मतलब ई फॉर इंजीनियरिंग, ई फॉर एनफोर्समेंट। सो पुलिस के पास में केवल इन्फोर्समेंट है, जिसमें माध्यम से हम लोग कोशिश ये करते हैं कि लोगों को जो ट्रैफिक के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं वो ट्रैफिक के नियमों का पालन करें। लेकिन लखनऊ चूँकि महानगर के रूप में डेवलप हो रहा है और यहाँ पे अचानक से जो नंबर ऑफ़ व्हीकल्स हैं बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। सभी लोग अपने अपने प्राइवेट व्हीकल्स ख़रीद रहे हैं और वो सारे व्हीकल्स सड़कों पर आ रहे हैं। तो उन सभी की व्यवस्था बनाए जाने के लिए अन्य सभी विभागों के साथ में मिलकर के हम लोग प्रयास कर रहे हैं। जो 2-3 मुख्य समस्याएं हैं, जैसे जो हमारी सड़कें हैं, सड़कों में से कुछ उनका कुछ भाग जो हमारे वेंडर्स हैं, जो वेंडर्स के द्वारा अतिक्रमित कर लिया गया है, तो उस समय समय पे हम लोग कोशिश करते हैं कि उनको पीछे की तरफ किया जाए। और इसके साथ ही जो हमारे ऑटोज़ हैं, ई रिक्शाज़ हैं, उनके लिए वैध टैक्सी स्टैंड अभी तक हम लोग चिन्हित नहीं कर पाए हैं। उसके लिए भी संबंधित विभाग, नगर निगम लगा हुआ है। तो अगर वो उस योजना में हम लोग सफल हो जाएंगे तो जो हमारा ई रिक्शा या हमारे ऑटोज़ हैं उनको भी हम एक लाइन में खड़ा करके करने में सक्षम होंगे, तो जो बाकी रोड है वो सब ट्रैफिक के चलने के लिए उपयोग हो पाएगी। तो प्रयासरत हैं हम लोग कि सबको एक अच्छी ट्रैफिक व्यवस्था मिल सके। ठीक है, आशीष जी, आपके जवाब से मुझे एक सवाल और याद आ गया कि हमारे सहयोगी जब ग्राउंड ज़ीरो पर उतरते हैं सड़कों का जायज़ा लेने, तो प्रतिबंधित जगहों पर भी ई रिक्शा चलते हैं और उन चालकों को पता है कि यहाँ पर उन्हें नहीं जाना है, यहाँ पर उन्हें चलने के ऑर्डर्स नहीं हैं, उसके बावजूद भी वो बिना डर के चलते हैं। उस पर क्या कर रहे हैं कि क्यों अभी तक जो ई रिक्शा है वो रूट्स पर संचालित होते हैं बिना डर के? देखिए, कुछ ऐसे जगहें हैं जहाँ पर जहाँ पे ऑलरेडी पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छा है, जैसे मेट्रो जहाँ पे चल रही, उन सब रास्तों के नीचे हम लोगों ने ई रिक्शा को प्रतिबंधित किया है। शहीद पथ पे भी ई रिक्शा को प्रतिबंधित किया गया है। तो इन सब जगह पे हम लोग प्रयास करते हैं, बीच बीच में प्रवर्तन की कार्रवाई भी करते हैं कि जो ई रिक्शा चल रहे हैं उनको सीज़ किया जाए। लेकिन जो ई रिक्शा का वॉल्यूम इतना ज़्यादा है कि ई रिक्शाज़ जिनके ऊपर हम कार्रवाई नहीं कर पाते, वो भी बीच बीच में सड़कों पर आ जाते हैं जहाँ पे प्रतिबंधित मार्ग हैं। लेकिन हमारा प्रयास आगे भी रहेगा कि इन सबको रोका जाए और इनको सीज़ करने की कार्रवाई की जाए। और इस संबंध में हमने जो भी ई रिक्शा संचालक हैं, उनके जो भी मालिक हैं, उनके साथ भी बैठक करी और उनको भी बताया है। वो भी इसमें ऑन बोर्ड है। उनका खाली ये कहना है कि हमारे जो चालक हैं वो कई बार ये गलती कर देते हैं, तो अगर ऐसी कोई बात हो तो हमसे भी सहयोग लिया जाए। तो उनके सहयोग से हम आगे भी प्रयास करेंगे कि प्रतिबंधित मार्गों पर ई रिक्शा ना चले।
देखिए, साइन बोर्ड्स की बहुत कमी है सड़कों पर। साइन बोर्ड्स नहीं होने की वजह से लोगों को रास्ता नहीं मिलता है, वो अक्सर रॉन्ग साइड चलते हैं। तो साइन बोर्ड्स, क्योंकि अगर हम लखनऊ की बात करें तो पॉपुलेशन के लिहाज से बड़ा है, और चूंकि तमाम मंत्रियों की आवाज़ भी यहाँ पर है, तमाम बड़े काम यहीं से होते हैं, तो अभी तक साइन बोर्ड्स क्यों नहीं लगे लखनऊ की सड़कों पर? देखिए, ये सही बात है। साइनेज कुछ साइन बोर्ड्स को लेकर के हम लोगों ने, चूँकि अलग अलग मल्टीपल बजट मल्टीपल एजेंसीज़ को मिलता है, तो हम भी अपने तरफ से जो ट्रैफिक को हमें बजट मिलता है उसमें से काफ़ी पोर्शन हम लोग साइनेजेस में यूज़ करते हैं कि लोगों को पता रहे कि कहाँ पे नो पार्किंग है, कहाँ पर वन वे है। साथ ही नगर निगम, एलडीए, इन सब संस्थाओं को भी बजट इस चीज़ के लिए मिलता है, तो उनको भी हम लोग बार बार रिक्वेस्ट करते हैं बीच बीच में। तो आगे भी हम लोग कोशिश करेंगे कि जैसे जैसे हमारी आबादी लखनऊ की बढ़ रही है, वैसे वैसे साइनेजेस की भी आबादी बढ़े। ठीक है, देखिए, सड़कें और ट्रैफिक कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ ही चलते हैं, परस्पर चलते हैं। तो क्या आप मानते हैं कि जो सड़कों पर परेशानियां होती है, गड्ढे होते हैं या कई सड़कें तोड़ी जाती हैं, डाइवर्जन किया जाता है, तो उससे भी ट्रैफिक पर फ़र्क पड़ता है क्या? बिल्कुल सही बात है। देखिए, अल्टीमेटली ये हमेशा मेरा कहना है कि सड़क एक कॉमन रिसोर्स है। हम कितना भी बड़े आदमी हो जाएं, अमीर हो जाएं, हम अपने लिए गाड़ियां खरीद सकते हैं, लेकिन अपने लिए सड़क नहीं खरीद सकते। सड़कें ऐसी हैं जिसको हम सभी को इस्तेमाल करना है। तो वो सड़कों का वॉल्यूम जितना बढ़ेगा, उतना ही ज़्यादा ट्रैफिक हमारा ईज़ आउट होगा, और जितना सड़कों का वॉल्यूम कम होगा, उतना ही ट्रैफिक और हमारा उस पर प्रेशर बनेगा। तो जो सड़कों का वॉल्यूम कम कैसे होता है, जब उस पर अतिक्रमण हो जाता है, जैसे वेंडर्स वहाँ पे अतिक्रमण कर लेते हैं, या जो हमारे ऑटो रिक्शाज़ हैं या ई रिक्शाज़ हैं वो अतिक्रमण कर लेते हैं, या फिर जब उन सड़कों पे किसी प्रकार का निर्माण कार्य शुरू होता है, तो उतना एरिया अतिक्रमित हो जाता है जिसका यूज़ जो व्हीकल्स हैं वो नहीं कर पाते हैं। तो जो भी इस संबंधित विभाग हैं, उन सबसे हम लोग कहते भी हैं, उनसे रिक्वेस्ट भी की जाती है कि मोस्टली जो अपना वर्क है वो रात के समय करें, जल्दी से जल्दी पूरा करें, और एक स्ट्रेच में लगातार काम ना करें। ऐसे अगर उनके काम कई जगह पे होने हैं तो अलग अलग जगह पे फेज़ में काम करें। तो कोशिश ये रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ रोड व्हीकल्स के लिए अवेलेबल है। सीसीटीवी की अगर बात करें हम, तो अमूमन लोगों के घरों के बाहर भी होता है ताकि चोरी ना हो, हर एक चीज़ें पता लगाई जा सके कि अगर वो घर पे नहीं है तो क्या हो रहा है। लखनऊ के चौराहों पर भी सीसीटीवी लगाए गए हैं, लेकिन ज़्यादातर सीसीटीवी संचालित नहीं होते हैं। अगर संचालित नहीं हो रहे हैं तो फिर आखिर उसकी वजह क्या है? क्योंकि ये भी हमने देखा है कि सड़कों पर ट्रैफिक पुलिस जो तैनात होती है वो फ़ोन से फ़ोटो खींचती है। करोड़ों का बजट सरकार ने लाया कि आप सीसीटीवी लगवाए चौराहों पर, लेकिन उसके बावजूद भी ट्रैफिक पुलिस को ही दौड़ना पड़ता है गाड़ियों के चालान के लिए उनके पीछे। देखिए, ट्रैफिक का चालान करने का जो तरीका है, वो अब ई चालान जो है हमारे फ़ोन के माध्यम से हम लोग फ़ोटो लेकर के भी कर सकते हैं। साथ ही लखनऊ में ITMS है, इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम है, जिसमें बहुत सारे ऐसे इंटेलिजेंट कैमराज हमने अलग अलग जंक्शंस पे लगाए हैं, जो डिफरेंट वायलेशंस, जैसे स्पीड वायलेशन या रेड लाइट वायलेशन या रॉन्ग नंबर प्लेट, इस तरह का वायलेशन वो कैप्चर करते हैं, या हेलमेट ना लगाने का या ड्राइविंग सीट बेल्ट ना लगाने का वायलेशन वो सब कैप्चर करते हैं। लेकिन वो चीज़ें कुछ ही चौराहों पर उपलब्ध हैं। तो उन चौराहों को छोड़ कर के अन्य चौराहों पर जब यातायात नियमों का पालन नहीं होता है, तब हमारे ट्रैफिक के कर्मी अपने फ़ोन के माध्यम से उनका ई चालान करते हैं। अच्छा भाई, आपसे सवाल अब मेरा ये रहेगा कि पुलिस अपना काम बखूबी कर रही है, चाहे चौराहों की बात हो या चाहे सड़कों की बात हो, लेकिन जनता भी लापरवाही करती है। तो इन सब मसलों पर जनता की लापरवाही कितनी परेशानी बढ़ाती है आपकी? देखिए, पुलिस का काम, मैं ख़ास करके ट्रैफिक पुलिस का काम जो है, वो हम लोग ये कहते हैं कि अवेयरनेस से रिलेटेड है, कि हमें लोगों को अवेयर करना है कि ट्रैफिक के नियम ये हैं और आपको इन ट्रैफिक के नियमों का पालन करना चाहिए। जब हमारी अवेयरनेस फेल होती है, तब इन्फोर्समेंट आता है। जब हम अब ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करते हैं, तब इन्फोर्समेंट आता है, जब जिसमें हम लोग को चालान करना पड़ता है या आगे बढ़ कर के गाड़ी सीज़ करनी पड़ती है, तब उसमें लोगों को तकलीफ़ होती है। तो मैं सभी से कहता हूं कि अवेयरनेस इज़ बेटर देन इन्फोर्समेंट। तो हम अगर अपनी आगे आने वाली पीढ़ी को और वर्तमान पीढ़ी को भी समझाने में सफल होंगे कि हम ट्रैफिक को रूल्स को लेकर के अवेयर हों, ये समझें कि रोड्स कॉमन रिसोर्सेज हैं, रोड्स पैदा नहीं की जा सकती। आप कुछ भी कर लें, गाड़ी खरीद सकते हैं, लेकिन रोड नहीं खरीद सकते। तो रोड्स के लिए जो हमारे रूल्स बनाए गए हैं, वो अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो फिर इन्फोर्समेंट में आना पड़ेगा, और इन्फोर्समेंट में जब पुलिस करेगी तो आपको ख़राब लगेगा। तो कोशिश यही करी जाए कि लोग अवेयर हों और ज़्यादा से ज़्यादा नियमों का पालन करें।
ठीक है, देखिए अब तो लखनऊ भी कहीं ना कहीं दो पार्ट्स में टूट चुका है या बढ़ चुका है, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं न्यू लखनऊ, ओल्ड लखनऊ। सबसे ज़्यादा ट्रैफिक मैनेजमेंट की प्रॉब्लम कहाँ आती है, न्यू लखनऊ या ओल्ड लखनऊ? देखिए, न्यू लखनऊ दोनों जगह की अपनी अपनी अलग सेट ऑफ प्रॉब्लम्स हैं। ओल्ड लखनऊ की गलियां या वहाँ पे जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग वो पुरानी है, तो अभी वहाँ पर जो जितना भी ट्रैफिक का वॉल्यूम है वो सब कुछ एकदम से परेशानी क्रिएट करने लगता है। वेरेज़ नए लखनऊ में इंजीनियरिंग के लिए थोड़ा सा और सहूलियत है। अगर वहाँ पे एक्सपेंशन चाहिए होता है, नया ओवरब्रिज बनाना है या अंडरपास बनाना है, तो उसके लिए जगह है। लेकिन जो न्यू लखनऊ है वहाँ पे ट्रैफिक का वॉल्यूम भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, जिससे और नई गाड़ियाँ आ रही हैं। लोग एक एक घर में 3-3 4-4 गाड़ियाँ हैं, और सबके सब लोग जल्दी में हैं, जिसकी वजह से लोग कम समय लेकर के ट्रैफिक में उतरते हैं और अपने गंतव्य पे जल्दी से जल्दी पहुंचने के लिए फिर ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते हैं। जबकि ओल्ड लखनऊ में लोग अभी भी पुराने आदत में से उनके अंदर पुरानी आदतें हैं कि अगर उनको निकलना है तो समय थोड़ा मार्जिन लेकर के निकलते हैं, तो वो जब सड़क पर आते हैं तो उतनी तेज़ी नहीं दिखाते हैं और जिस वजह से ट्रैफिक नियमों का उतना उल्लंघन नहीं करते हैं। तो ये दोनों चीज़ों का मिक्स है, तो दोनों जगह हम लोग अलग तरीके से हैंडल करते हैं। ठीक है, अब प्राइम टीवी के माध्यम से आप दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, अभी वर्तमान जो मेरा रोल है डीसीपी ट्रैफिक को लेकर के, मैं ट्रैफिक के नियमों के संबंध में जैसे आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। पहली चीज़ कि हाँ, जो हम पुरानी आदत थी हमारे पेरेंट्स ने हम लोग के अंदर डाली है कि अगर आपको ट्रेन पकड़ने जाना है तो आप आधा घंटे पहले वहाँ पहुँचें। तो कहीं भी पहुँचना है कुछ मार्जिन ले करके ही निकलें, ताकि जब हम सड़क पर आएँ तो बहुत जल्दी में ना रहें। जब हम जल्दी में होते हैं तो नियमों का पालन नहीं करते हैं। दूसरी चीज़ कि हमेशा ये ध्यान रखें कि ट्रैफिक में अगर हम भी लास्ट में आए हैं तो हमको पहले निकलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अगर हम लास्ट में आए हैं तो हम लास्ट में ही निकलेंगे। अगर हम क्यू सिस्टम का पालन नहीं करेंगे तो औरों के लिए परेशानी होगी। तो ये दो चीज़ें अगर हम अपने दिमाग में बांध लें और इसको कड़ाई से पालन करें तो ट्रैफिक जब ज़्यादा होगा तो भी थोड़ा समय ज़रूर लगेगा, लेकिन सबके सब आसानी से निकल जाएंगे। बिल्कुल, तो देखिए ये थे हमारे साथ डीसीपी ट्रैफिक, जिन्होंने साफ तौर पर कहीं ना कहीं ये कहा कि दुर्घटना से देर भली। सरकार की तरफ से, पुलिस प्रशासन की तरफ से काम तो लगातार किया जा रहा है कि व्यवस्थाएं दुरुस्त रहें, लेकिन लोगों को भी अपनी जिम्मेदारी और अपने कर्तव्यों को समझना होगा ताकि सड़कों पर हादसे ना हो सके और सड़क हादसों से बचा जा सके। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।